नमस्कार दोस्तों। लक्की नर्सिंग एकेडमी में आपका दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने आज आपके लिए एक ये नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कि नर्सिंग एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं नर्सिंग के, आरआरबी और आरएमएल दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो चलिए हम बगैर देरी किए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें देरी कुछ भी नहीं करनी होती। दोस्तों, क्या होता है कि अभी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और हम डेली आपको 10 क्वेश्चन की क्लास देंगे और 10 के 10 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा मोस्ट कॉमन। ऑप्शन नंबर ए ओर्चाइटिस, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, सीजर्स। ये मीजल्स दोस्तों किस कौन सा वायरस होता है दोस्तों। मीजल्स किस वायरस से ये फैलता है। ये होता है दोस्तों पैरामिक्सो वायरस। एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि मीजल्स कौन से वायरस से फैलता है। तो मीजल्स फैलता है दोस्तों पैरामिक्सो वायरस। और अगर इसका साइन पूछ ले, यहाँ तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है दोस्तों। अगर एग्जामिनर आपसे साइन पूछ लेता है तो कोप्लिक स्पॉट यहाँ पर साइन देखने को मिलता है दोस्तों। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ओटाइटिस मीडिया। और अगर दोस्तों एग्जामिनर यहाँ पर आपसे एक और चीज़ और पूछ सकता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा। दोस्तों, यहाँ पर तो पूछा है एग्जामिनर ने मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो ओटाइटिस मीडिया। और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस तरीके से टाइप करके कि मोस्ट कॉमन डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। लेकिन यहाँ पर खाली मोस्ट कॉमन पूछा है दोस्तों, तो वो होगा आपका ओटाइटिस मीडिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन लाइकली बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डिप्रेसिव क्लाइंट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट पूछा है दोस्तों क्वेश्चन ने। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि एक डिप्रेसिव का पेशेंट है जो डिप्रेसिव की दवाई ले रहा है। एक पेशेंट है जो डिप्रेशन की दवाई ले रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में सभी ऑप्शन डिप्रेसिव पेशेंट की मेडिसिन के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है। वो गलत ऑप्शन कौन सा है, एग्जामिनर ने ये पूछा है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है डिप्रेशन के लिए, लेकिन एक ऑप्शन गलत है। वो कौन सा है। डिप्रेशन के जो भी पेशेंट होते हैं दोस्तों, डिप्रेशन के पेशेंट में कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है। सीरोटोनिन और नॉन एफिनेफ्रिन, दो हार्मोन्स की पेशेंट में कमी हो जाती है, तब पेशेंट को डिप्रेशन होता है। जब शरीर के अंदर से सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन नाम के हार्मोन की जब कमी हो जाती है, तब पेशेंट में डिप्रेशन होता है। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, MAOI मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर, तो ये दोस्तों डिप्रेशन के पेशेंट में यूज होती है। ट्राईसाइक्लिक, ये भी डिप्रेशन में यूज होती है। SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिप्टेक इनिबिटर, ये भी डिप्रेसिव पेशेंट में यूज होती है। लेकिन एंटीसाइकोटिक, यहाँ पर अगर हम इस ड्रग की बात करते हैं तो ये डिप्रेसिव पेशेंट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है दोस्तों SSRI की फुल फॉर्म, MAOI की फुल फॉर्म, तो ये भी आपके सामने दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर कई बारी फुल फॉर्म पूछ लेता है SSRI MAOI। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। फॉर ए पेशेंट हुज ICP
फ्लक्चुएट बिटवीन 20 and 25 mm of Hg, which nursing intervention would be most appropriate? क्वेश्चन ने क्या पूछा दोस्तों हमसे? क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों कि एक मरीज है जिसकी आईसीपी फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि इंट्राक्रैनल प्रेशर वो फ्लक्चुएट हो रही है दोस्तों, जो कि 20 से 25 mm ऑफ Hg है। तो नर्स इसमें क्या एक्शन लेगी? नर्स का एक्शन इसमें क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन डबल टाइप हो गए दोस्तों, तो नीचे के ऑप्शन को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एंश्योर दैट द पेशेंट मीन आर्टेरियल प्रेशर इज लेस देन 90 mm ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर बी, लोअर द हेड ऑफ द बेड टू लेस देन 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, एनकरेज विजिटेशन। ऑप्शन नंबर डी, रीअसेस द पेशेंट। ए बी सी, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर डी से जितनी भी नीचे लाइन है ये दोस्तों ये गलत टाइप हुई है, तो इनको थोड़ा सा इग्नोर करना। जब भी पेशेंट की किसी भी पेशेंट की आईसीपी फ्लक्चुएट करती है दोस्तों, तो उस टाइम पर हमेशा हमें एक ही बात नोटिस करनी होती है दोस्तों कि पेशेंट का हमें एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इन तीनों चीज़ों को हमें बिल्कुल पेटेंट रखना होता है दोस्तों। अगर किसी भी पेशेंट का एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन ये तीनों चीज़ें अगर बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आईसीपी को हम कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट की आईसीपी फ्लक्चुएट हो रही है तो हमें इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ताकि इन तीनों चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन करेंगे कि पेशेंट की आईसीपी फ्लक्चुएट हो रही है, डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब एक्शन लेंगे। उसमें हम एक्शन नहीं ले सकते दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। विच डिजीज प्रोसेस रिजल्ट फ्रॉम एन एब्सेंस और inadequate amount of insulin leading of hyperglycemia and a series of biochemical disorder। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मरीज है जिसमें इंसुलिन की कमी के कारण, ध्यान से सुनो दोस्तों, कि एक पेशेंट है जिसमें इंसुलिन की कमी के कारण हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों? इंसुलिन की कमी के कारण हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है। उसमें बायोकेमिकल डिसऑर्डर यानी डिजीज हमें क्या देखने को मिलेगी? कि एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक है और उसमें डायबिटिक की कमी के कारण यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, और इंसुलिन की कमी के कारण शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई है, ठीक है, उसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया हो गया पेशेंट को। तो बायोकेमिकल डिसऑर्डर या डिजीज इसमें क्या देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जब भी किसी भी पेशेंट के अंदर दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया होता है और वो भी इंसुलिन की कमी के कारण, तो पेशेंट में हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। और डायबिटीज़ इंसिपिडिस यहाँ पर नहीं होगा। HHNS यहाँ पर ये भी आपके आंसर का जवाब नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर सी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अफेक्ट इन राइज सिंड्रोम? क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोस्तों कि राइज सिंड्रोम नाम की बीमारी में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है हमारे शरीर का? कि राइज सिंड्रोम नाम की जो बीमारी होती है उसमें हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों राइज सिंड्रोम नाम की बीमारी में लीवर एंड ब्रेन ये दोनों
पार्ट हमारे शरीर के राइट सिंड्रोम में इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। द नर्स असाइन ए पेशेंट विद सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। पेशेंट एक्सपीरियंस्ड ए मेक्ड इंक्रीज इन हिज इंटेक ऑफ एल्कोहल टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट दिस इंडिकेट्स। सॉरी, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि सब्सटेंस रिलेटेड है, यानी कुछ अनाप शनाप चीज़ें खा रहा है। यानी कि सब्सटेंस रिलेटेड का मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें खा रहा है और वह पेशेंट कह रहा है कि उसको अल्कोहल की मात्रा, और अल्कोहल की मात्रा भी बढ़ाने को कह रहा है दोस्तों, कि वो कह रहा है कि मेरे को अल्कोहल और दे दो और दे दो और दे दो। तो यह चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? यानी कि डेली की डेली पेशेंट ये कह रहा है कि अल्कोहल मेरी बढ़ा दो। यानी कि आज वो उसने 2 पैक लिए, कल उसने बोला कि 4 पैक चाहिए, परसों बोला कि 5 पैक चाहिए, उससे अगले दिन बोला कि 6 पैक चाहिए। यानी कि वो डेली की डेली अपनी डाइट को इंक्रीज करने की कह रहा है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, विड्रॉल, टॉलरेंस या इंटॉक्सिकेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों टॉलरेंस। यानी ये वो धीरे धीरे बढ़ाने की कह रहा है पेशेंट की। वो एकदम से तो बोल नहीं रहा है पेशेंट कि भाई एकदम से मेरी डाइट बढ़ा दो अल्कोहल की। वो कह रहा है कि डेली की डेली ये कह रहा है कि मेरी डाइट बढ़ा दो, मेरी अल्कोहल बढ़ा दो, अल्कोहल बढ़ा दो। तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे दोस्तों टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाने को कहलाता है टॉलरेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन ए पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम कंट्रीब्यूट टू विच कॉमनली सीन डिसऑर्डर। क्वेश्चन ने हमसे यहाँ क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसमें सोडियम और वाटर दोनों का रिटेंशन हो गया है। यानी कि सोडियम भी और वाटर भी दोनों पेशेंट के अंदर रुक गए हैं और पेशेंट में कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में पेशेंट में कॉमनली डिसऑर्डर हमें क्या देखने को मिलेगा? यानी पेशेंट के अंदर हमें वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो गया, यानी दोनों चीज़ें अंदर ही रुक गई हैं और उस वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनर सीधी सीधी एक ही बात पूछ रहा है कि कुशिंग सिंड्रोम में हमें कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं कुशिंग सिंड्रोम में। यानी कि एग्जामिनर हमें यहाँ पर दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि जो राइट आंसर बनता है, राइट आंसर दे के हमसे पूछ लेगा कि भाई ये डिसऑर्डर कौन से सिंड्रोम के हैं। एग्जामिनर हमें यह भी पूछ सकता है। तो जब भी किसी पेशेंट में वाटर और सोडियम का रिटेंशन होता है और वहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है तो वहाँ पर राइट आंसर डिसऑर्डर किस चीज़ का बनता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। और एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो गया है और पेशेंट को हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर की कंडीशन हो चुकी है, तो यहाँ पे कौन सा सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा? दिए गए ऑप्शन को एग्जामिनर चेंज कर सकता था और उस जब हम राइट आंसर हमारा बनता दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम। और अगर हमें पहले ही कुशिंग सिंड्रोम दिया है तो यहाँ पर होगा दोस्तों सोडियम वाटर का रिटेंशन होने के साथ है दोस्तों ये कंडीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ऑफ स्टोमच express aversion to meals and eats only small amounts, what should the nurse provide? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको स्टोमच का कैंसर हो चुका है और वह पेशेंट स्मॉल अमाउंट में खाने के बारे में सोच रहा है। यानी वो पेशेंट सोच रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊं। तो नर्स को क्या प्रोवाइड
करेगी, यानी नर्स उस पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेगी। यानी कि पेशेंट को कैंसर हो चुका है दोस्तों, और वो भी कहाँ पर, एब्डोमेन में स्टोमच का कैंसर हो चुका है। और वो पेशेंट कह रहा है कि मैं स्मॉल अमाउंट यानी कि थोड़ा थोड़ा खाने के बारे में सोच रहा है। तो उस पेशेंट में नर्स क्या प्रोवाइड करवाएगी पेशेंट के लिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर बनता है दोस्तों, राइट आंसर आपके सामने बनता है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल पोर्शन मोर फ्रीक्वेंटली। यानी कि पेशेंट कह रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा करके यानी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में खाने की कह रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों स्मॉल पोर्शन फॉर फ्रीक्वेंटली। और अगर दोस्तों एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में आपको एक बात और पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन रीजन स्टोमच कैंसर का आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो मोस्ट कॉमन रीजन स्टोमच का आपको देखने मिलेगा दोस्तों क्रोनिक गैस्ट्राइटिक, क्रोनिक गैस्ट्रीटाइटिस, सॉरी दोस्तों, क्रोनिक गैस्ट्रीटाइटिस मोस्ट कॉमन रीजन अगर आपसे पूछ लेता है कैंसर का, स्टोमच कैंसर का दोस्तों, तो क्रोनिक गैस्ट्रीटाइटिस। और अगर दोस्तों एग्जामिनर यहीं पर एक चीज़ और पूछ लेता है आपसे कि मोस्ट कॉमन साइट, साइट पूछ लेता है दोस्तों, वो तो आपने आपसे पूछा था रीजन, जो क्रोनिक गैस्ट्रीटाइटिस मैंने आपको बताया ये स्टोमच कैंसर का रीजन हुआ दोस्तों। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी स्टोमच कैंसर की, तो वो होगी दोस्तों लेजर कर्वेचर। कौन सी होगी दोस्तों, लेजर कर्वेचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बनता है, स्मॉल पोर्शन फॉर फ्रीक्वेंटली। और यहाँ पर मैंने आपके दो ऑप्शन और बताए हैं दोस्तों, दो ऑप्शन कौन से हैं, एक ऑप्शन तो आपके सामने है कि मोस्ट कॉमन रीजन कौन सा होगा स्टोमच कैंसर का, क्रोनिक गैस्ट्रीटाइटिस। और अगर मोस्ट कॉमन साइट पूछ लेता है स्टोमच कैंसर की, तो वो होगा दोस्तों लेजर कर्वेचर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ए वेल फिटिंग प्रेजेंटिंग पार्ट इज असेशनल वाइल परफॉर्मिंग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 2। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, जिसमें आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन का मतलब होता है दोस्तों वेल फिटिंग प्रेजेंटिंग, यानी कि जिसमें कोई भी पेशेंट की किसी भी हम मदर की डिलीवरी करा रहे हैं उसमें हमें बच्चा बिल्कुल फिट होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन मेम्ब्रेन भी रप्चर हो रही है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, यानी कि हम उसको जानबूझकर उस मेम्ब्रेन को रप्चर कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें बच्चा वेल फिटिंग प्रेजेंटिंग का मतलब है कि बच्चा हमें बिल्कुल फिट फ्योर चाहिए, यानी कि परफेक्ट चाहिए बच्चा हमें, उसके बाद भी हम मेम्ब्रेन को रप्चर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे दोस्तों प्रिवेंट कोल्ड प्रोलाप्स्ड। तो राइट आंसर आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर ए, वेल फिटिंग, यानी कि हम किसी भी मेम्ब्रेन को, किसी भी मदर की मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि हम आर्टिफिशियल का मतलब होता है दोस्तों हम जानबूझकर उस मेम्ब्रेन को रप्चर कर रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में हमें बच्चा बिल्कुल फिट चाहिए, तो उसको हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें प्रिवेंट करना होगा कोर्ड को प्रोलैप्स्ड के अंदर, यानी प्रोलैप्स्ड यानी प्रिवेंट कोर्ड, यानी जो हमारी कोर्ड होती है उसको प्रिवेंट करना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 10 क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों आपके सामने जो हमें आज क्लास नंबर 1 ली है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन है। कल हम आपके लिए दोबारा से क्लास नंबर 2 लेकर आएंगे और डेली की डेली आपको दोस्तों यहाँ पर क्लासें देखने को मिलेगी। हमारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों आपके सामने, लेकिन हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारे जितने भी ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, लॉजिक है, इसके अंदर आपको 1% भी हमें कोई भी हम आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये हम आपको बिल्कुल बिल्कुल
जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द क्लाइंट बी गिवन बिफोर अंडरगोइंग ए पैरासिंथेसिस। क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा है कि पैरासिंथेसिस यानी कि पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर गया है। जो हमारे शरीर के अंदर पेरिटोनियम कैविटी होती है उसमें पानी भर गया है, उसे निकालने के लिए आप मरीज को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। यानी एक पेशेंट है, उसकी पैरासिंथेसिस यानी कि पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर चुका है और आपको उसको निकालना है, और निकालने से पहले आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। पैरासिंथेसिस का मतलब होता है दोस्तों, पैरासिंथेसिस करने से पहले हमेशा पेशेंट को एक एग्जामिनर आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट साबित होने वाली दोस्तों, कि पैरासिंथेसिस यानी कि पेरिटोनियम कैविटी में जब पानी भरा हुआ है उस टाइम पर अगर पेशेंट को पोजीशन देनी है तो पेशेंट एग्जामिनर पूछ लेता है कि पैरासिंथेसिस करने से पहले पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे। तो उस पोजीशन का नाम है दोस्तों हाई फ्लोर्स पोजीशन। हाई फ्लोर्स पोजीशन दोस्तों ध्यान रखना, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च कर भी देख सकते हैं कि पैरासिंथेसिस करने से पहले पोजीशन कौन सी देते हैं, हाई फ्लोर पोजीशन। और ये एग्जामिनर ने काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि पैरासिंथेसिस करने से पहले हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे एम्प्टी ब्लैडर बिफोर प्रोसीजर, यानी कि पेशेंट के ब्लैडर को हमें खाली रखना है। नहीं तो अगर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो अगर पैरासिंथेसिस यानी कि हमारी पेरिटोनियम कैविटी से अगर पानी बाहर निकालेंगे, जो पानी भरा हुआ है, और अगर गलती से ब्लैडर रप्चर हो जाता है तो ब्लैडर खाली होगा दोस्तों, तो ब्लैडर थोड़ा सा छोटा होगा, और अगर ब्लैडर फुल होगा तो ब्लैडर की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद ब्लैडर के रप्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें पैरासिंथेसिस करने से पहले पेशेंट में एम्प्टी ब्लैडर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने बी। और अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि एग्जामिनर अगर पूछ लेता है कि पैरासिंथेसिस करने से पहले पोजीशन कौन सी दोगे, तो हाई फ्लोर्स पोजीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, ये थी लक्की नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपके सामने क्लास नंबर 1। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 2 लेकर आएंगे, जो डॉक्टर RML और RRB के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि